स्वागत है आपका हमारे फ्री एग्रीकल्चर यूट्यूब क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएटी के टॉप 20 क्वेश्चंस की और आज का हमारा सब्जेक्ट है पशुपालन के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की, एनिमल हस्बेंड्री के टॉप 20 क्वेश्चंस की। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन ए की बात करूं तो राजस्थान में। ऊंट का सबसे बड़ा पशु मेला राजस्थान में लगता है, ऊंट। ठीक है, ऊंट का सबसे बड़ा पशु मेला राजस्थान में लगता है। गुजरात में बात करूं तो यहाँ सुअरों का, किसका? सुअर या सुकर, ठीक है, सुअर या सुकर, सबसे बड़ा पशु मेला सुकर का कहाँ लगता है? तो राजस्थान में लगता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो सी इज द राइट आंसर। दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो बिहार में लगता है, बिहारपुर के सोनपुर क्षेत्र में। बिहारपुर के सोनपुर क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में लगता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। भारत में दूध उत्पादन के मामले में प्रथम प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, राजस्थान की, ऑप्शन बी पंजाब की, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में दूध उत्पादन के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। ये अभी न्यू डाटा की बात हो रही है, इसके पहले यूपी था पहले स्थान में। बाकी अभी 2020, 21, 22 की बात करूं तो राजस्थान अभी पहले स्थान में है। पहले स्थान में कौन है? राजस्थान है। सेकंड में कौन है? तो उत्तर प्रदेश सेकंड में आ गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सेकंड में आ गया है। और थर्ड में कौन आ गया है? एमपी आ गया है। थर्ड में एमपी आ गया है दूध उत्पादन के मामले में। तो पहला में राजस्थान, दूसरा में उत्तर प्रदेश, तीसरा में मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन के मामले में कौन सा प्रदेश आगे है? तो राजस्थान आगे है। आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आईसीएमआर के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता, आईसीएमआर के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए की बात करता हूँ 300 ग्राम की, ऑप्शन बी 444 ग्राम की, ऑप्शन सी 555 ग्राम की, ऑप्शन डी 427 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। आईसीएमआर के अनुसार एक व्यक्ति को 300 ग्राम दूध प्रतिदिन पीना चाहिए। 300 ग्राम दूध प्रतिदिन पीना चाहिए एक व्यक्ति को। और बात करूं 444 ग्राम की, तो 444 ग्राम भारत में अभी प्रेजेंट में दूध की उपलब्धता है। यानी कि अभी भारत के जितना भी दूध उत्पादित हो रहा है उसको अगर एक एक व्यक्ति में बांटें तो लगभग सब एक व्यक्ति को 444 ग्राम दूध आ जाएगा। ठीक है, और आईसीएमआर के अनुसार यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को लगभग 300 ग्राम दूध पीना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसीएमआर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कितना दूध पीना चाहिए? 300 ग्राम दूध पीना चाहिए। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विश्व में अंडा उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो विश्व में अंडा उत्पादन प्रथम देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए की चीन की, ऑप्शन बी जापान की, ऑप्शन सी अमेरिका की, ऑप्शन डी भारत। तो बात करता हूँ भारत अंडा उत्पादन के मामले में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है भारत। भारत पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है अंडा उत्पादन के मामले में। और बात करूं पहले स्थान में तो चीन पहला स्थान है चीन का। बात करूं सेकंड में कौन है? तो अमेरिका सेकंड नंबर में आता है अंडा उत्पादन के मामले में। पहला चीन, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना चीन। चीन पहले नंबर में आता है अंडा उत्पादन में, दूसरे नंबर में अमेरिका आता है और तीसरे नंबर में भारत आता है। और बात करूं भारत में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन किस प्रदेश में होता है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन किस प्रदेश में होता है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन होता है। प्रेजेंट में न्यू डाटा के अनुसार भारत में अभी आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन होता है। और अभी विश्व की सबसे ज़्यादा कौन अंडा उत्पादन करता है? तो चीन उत्पादन करता है। तो इसका ए इज द राइट आंसर। विश्व का सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन प्रथम देश कौन सा है? तो चीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं
चेवन की ऑप्शन बी पोर्क की ऑप्शन सी बिफ, बीफ नहीं है, बिफ नहीं है, ये बीफ है, बड़ी की मात्रा आएगी यहाँ, बीफ आएगा। और की ऑप्शन डी मटन। तो ऑप्शन ए की बात करता हूँ चेवन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेवन हो जाएगा। बकरी के मांस को क्या कहा जाता है, तो चेवन कहा जाता है बकरी के मांस को। ऑप्शन बी की बात करूं पोर्क किसके मांस को कहा जाता है, तो सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है, सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। बात करूं बीफ की, तो बीफ जो है गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। लिख लेना इन सब को, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सारे ऑप्शंस की बात कर ले रहा हूँ यहाँ पे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना और इनको लिखते चलना एक कॉपी में। तो बीफ किसके मांस को कहते हैं, तो गाय के मांस को कहते हैं। और बात करूं मटन, मटन किसके मांस को कहते हैं, तो भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, चेवन बकरी, बकरी के मांस को चेवन कहते हैं। मटन किसके मांस को कहते हैं, तो भेड़ के मांस को कहते हैं। बीफ किसके मांस को कहते हैं, तो गाय के मांस को कहते हैं। बात करूं पोर्क, पोर्क किसके मांस को कहते हैं, तो सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। ठीक है, याद रखना, IMP स्टार लगा के रख लो। और अगर आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। भेड़ में संभोग की क्रिया को क्या कहते हैं, भेड़ में संभोग की क्रिया क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए देखते हैं कपलिंग की ऑप्शन बी टैपिंग की ऑप्शन सी वैम की ऑप्शन डी बिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भेड़ में संभोग की क्रिया को टैपिंग कहते हैं। और ऑप्शन ए की बात करूं कपलिंग किसके संभोग क्रिया कहते हैं, तो सुअर के संभोग की क्रिया को कपलिंग कहते हैं। ठीक है, और टैपिंग भेड़ की संभोग क्रिया को टैपिंग कहते हैं और कपलिंग किसकी संभोग क्रिया कहते हैं, तो सुअर की संभोग की क्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। किसी गाय के सींग में, याद रखना बहुत बेसिक क्वेश्चन है, किसी गाय के सींग में 5 छल्ले हैं तो उसकी उम्र क्या होगी। इसको एक सूत्र से याद करते हैं, सींग के छल्ले को सूत्र से याद करते हैं। तो उसका सूत्र है अपना ए बराबर से, ए मतलब क्या, एज, ए मतलब एज, और R+2, आर मतलब रिंग, रिंग यानी छल्ले है ना। रिंग की संख्या कितनी है यहाँ, तो 5 है, तो 5 रख दिए, 5+2 = 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। ए इज द राइट आंसर। याद रखना ये वाला जो ये सूत्र बताया, इसी से ये सवाल हल हो जाते हैं। एज निकालनी है, तो एज निकालनी है तो आर की संख्या यानी कि छल्लों की संख्या यानी रिंग की संख्या जितनी है उसमें 2 प्लस कर दो तो आपको एज निकल के आ जाएगी। यहाँ छल्ले की संख्या कितनी दी गई है, 5 दी गई है, ये 5 रख दिया, +2 = 7, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। एक स्वस्थ अंडे का वजन कितना होता है, IMP स्टार लगा के रख लो, इसको डबल स्टार लगा लो। एक स्वस्थ अंडे का वजन कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन ए देखते हैं 57 ग्राम की ऑप्शन बी 58 ग्राम की ऑप्शन सी 59 ग्राम की ऑप्शन डी 40 ग्राम। तो ऑप्शन डी की बात करूं तो ICMR के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को 40 ग्राम अंडा प्रतिदिन खाना चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति को 40 ग्राम अंडा प्रतिदिन खाना चाहिए ICMR के अनुसार। और बात करूं ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ अंडे का वजन कितना होता है, तो लगभग 57 ग्राम एक स्वस्थ अंडे का वजन होता है। आपको ऑप्शन में 50 से 60 ग्राम भी आ सकता है, तो आप लगाना 50 से 60 ग्राम लगा देना। अगर 57 ग्राम आता है तो 57 ग्राम, वरना एक्यूरेट तो 57 ग्राम है। अगर ऑप्शन 50 से 60 ग्राम आता है तो आप इसे भी टिक कर सकते हो। और ऑप्शन डी की बात करूं 40 ग्राम, तो ICMR के अनुसार एक व्यक्ति को 40 ग्राम, एक स्वस्थ व्यक्ति को 40 ग्राम अंडा प्रतिदिन खाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 ग्राम, यानी कि ए द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं 9वें क्वेश्चन की तरफ। मुर्गी के आहार में सबसे अच्छा दाना किसका माना जाता है, तो मुर्गी के आहार में सबसे अच्छा दाना किसका माना जाता है, तो ऑप्शन ए देखते हैं पीली मक्का की ऑप्शन बी चावल की ऑप्शन सी गेहूं की ऑप्शन डी सरसों। तो चावल का आपको वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए, ओराइजना सटाइवा, ओराइजना सटाइवा इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है या वनस्पतिक नाम है। ठीक है, ओराइजना सटाइवा वैज्ञानिक नाम है, आपको मैं ये पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो
ऑप्शन 9 की बात करते हैं, मुर्गी के आहार में सबसे अच्छा दाना किसका माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीली मक्का इज द राइट आंसर। मुर्गी के आहार के सबसे अच्छा दाना किसका माना जाता है? तो पीली मक्का को माना जाता है। और बता दूं, पीली मक्का में पीलापन किसके कारण आता है? तो कैरोटीन के कारण आता है। ठीक है, मक्का में पीलापन किसके कारण आता है? तो कैरोटीन के कारण पीलापन आता है ना। और अगर एक क्वेश्चन इससे पीली यानी पीली मक्का से एक और बनता है कि मछली का भार बढ़ाने के लिए कौन सा दाना देना चाहिए? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीली मक्का। मछली का भार बढ़ाने के लिए, जल्दी से भार बढ़ाने के लिए तो क्या देना चाहिए? तो पीली मक्का देना चाहिए। और पीली मक्का यानी मक्का पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है मक्का पीला। ठीक है, और मक्का का आपको बता दूं, मक्का का वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम क्या है? तो जिया मेज मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिया मेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। ए इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे में वीडियो लाते रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। दुनिया में सबसे ज्यादा वीर एकत्रीकरण कहाँ होता है? दुनिया में सबसे ज्यादा वीर एकत्रीकरण कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए की बात करूँ, चीन, ऑप्शन बी इंग्लैंड की, ऑप्शन सी रसिया की, ऑप्शन डी भारत। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दुनिया का सबसे ज्यादा वीर एकत्रीकरण कहाँ होता है? तो चीन में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वीर एकत्रीकरण संस्थान कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में है, JBP में, है ना। जबलपुर में राष्ट्रीय वीर एकत्रीकरण संस्थान स्थित है। क्या है? राष्ट्रीय वीर एकत्रीकरण वीर संस्थान कहाँ स्थित है? तो अपना जबलपुर में स्थित है। और दुनिया का सबसे ज्यादा वीर एकत्रीकरण कहाँ होता है? तो चीन में होता है। आगे बात करूं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो ऊन उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऊन उत्पादन के मामले में ऑप्शन ए देखते हैं 7वां, कि ऑप्शन बी 8वां, 9वां कि 11वां। तो इसका सी जो ऑप्शन है 9वां, वो सही हो जाएगा। ऊन उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान है। और आपको बता दूं, मांस उत्पादन की, देखते हैं फिर से एक बार। हाँ, ये आ गया। मांस उत्पादन के मामले में भी फिर से एक बार बता देता हूँ। ऊन उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। ऊन उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान? 9वां स्थान है। और मांस उत्पादन के मामले में भी 9वां स्थान किसका है? ऊन का। मांस उत्पादन में भी भारत का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है ना। और ऊन उत्पादन में भी 9वां स्थान है, मांस उत्पादन में भी 9वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। मुर्गियों को एक दर्जन अंडा देने के लिए औसत कितने दाने की आवश्यकता पड़ती है? वेरी IMP क्वेश्चन है, न्यू डाटा है, ये आ सकता है। आपको हम बता दें, मुर्गियों का एक दर्जन अंडा देने के लिए कितने दाने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि 12 अंडे देने के लिए मुर्गी को कितना दाने की आवश्यकता रहेगी? 12 अंडे देने के लिए मुर्गी को कितने दाने की आवश्यकता रहेगी? तो ऑप्शन ए देखते हैं, 3 kg की 5 kg कि 3.5 kg की 2.5 यानी कि 2.5 kg। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। एक मुर्गी को अंडा देने के लिए कितने आहार की आवश्यकता पड़ती है? एक मुर्गी को 12 अंडे यानी कि एक दर्जन अंडे देने के लिए 2.5 ग्राम आहार की आवश्यकता पड़ती है। और साल की बात करूं तो एक साल में एक मुर्गी को 40 kg दाने की आवश्यकता पड़ती है। एक मुर्गी को अपने औसत जीवन में एक साल में मुर्गी को 40 किलोग्राम दाने की आवश्यकता पड़ती है। और एक दर्जन अंडा देने के लिए 2.5 किलोग्राम दाने की आवश्यकता पड़ती है। याद रखना, स्टार लगा के रख लेना इसको। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। NDDB की स्थापना किस सन में हुई थी? तो ऑप्शन ए देखते हैं 1969, 1940, ऑप्शन सी 1050 कि डी 1065। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NDDB की स्थापना, इसमें रॉन्ग ऑप्शन है सर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965। क्या राइट आंसर हो जाएगा? 1965। NDDB की स्थापना किस सन में हुई? तो 1965 में हुई थी। ठीक है, ये गलत हो गए हैं, मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे आना था, ये 1065 की जगह 1965 आना था, बाकी यहाँ मिसप्रिंट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
65 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। एक बार में सबसे ज्यादा वीर स्खलन करने वाला पशु कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, एक बार में सबसे ज्यादा वीर स्खलन करने वाला पशु कौन है? ऑप्शन ए घोड़ा, या ऑप्शन बी सुअर, या ऑप्शन सी बैल, या ऑप्शन डी हाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुअर। एक बार में सबसे ज्यादा वीर स्खलन कौन सा पशु करता है? तो सुअर करता है। और कितना वीर स्खलन करता है? तो 5.0 ml वीर स्खलन एक बार में कर देता है ना। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। मुर्गी में मैग्नीज की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मुर्गी में मैग्नीज की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, पोरोसिस, या ऑप्शन बी चेचक, या ऑप्शन सी रानीखेत, या ऑप्शन डी बर्ड फ्लू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरोसिस। पोरोसिस है ना। मुर्गी में मैग्नीज की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो पोरोसिस बीमारी होती है। बात करूं चेचक की, तो चेचक मच्छरों के काटने से होती है। किसके? मच्छरों के काटने से मुर्गी में चेचक बीमारी होती है। रानीखेत बात करूं तो रानीखेत बीमारी की हम थोड़ी डिटेल में बात कर लें तो क्या हो जाएगा, 1928 में इस बीमारी को देखा गया था। 1928 में इस बीमारी को देखा गया था। इसमें मृत्यु दर मुर्गी की 100% रहती है, यानी कि एक बार ये बीमारी हो गई तो समझ लेना मुर्गी का मरना निश्चित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोरोसिस हो जाएगा। एक बार फिर से, मुर्गी मैग्नीज कमी से पोरोसिस, चेचक मच्छरों से, 1928 को रानीखेत बीमारी। ठीक है, 1928 को रानीखेत बीमारी। तो इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब 16वें क्वेश्चन की तरफ। कुक्कुट के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? कुक्कुट के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, 101 फ़ारेनहाइट, की ऑप्शन बी 107 फ़ारेनहाइट, की सी 105, की डी 106। तो ऑप्शन ए की बात करूं तो ऑप्शन ए यानी कि 101 फ़ारेनहाइट किसका होता है? तो गाय का होता है। 101 फ़ारेनहाइट तापमान किसका होता है? तो गाय का 101 फ़ारेनहाइट तापमान होता है। ऑप्शन बी 107 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुर्गी का यानी कि कुक्कुट यानी मुर्गी, समझ रहे हो? कुक्कुट यानी मुर्गी या मुर्गा है ना। कुक्कुट का शरीर का तापमान कितना होता है? तो 107 अंश फ़ारेनहाइट होता है ना। और 101 तो आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया गाय का, 107 मुर्गी का। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दूं, मुर्गी में पसीने की ग्रंथि नहीं होती। किसकी? पसीने की ग्रंथि नहीं पाई जाती है मुर्गी में, इसलिए उन्हें कभी पसीना नहीं आता है। मुर्गी में पसीने की ग्रंथि नहीं पाई जाती। ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, करनाल, या ऑप्शन बी मथुरा, या ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मथुरा में। ठीक है, फरह मथुरा, उत्तर प्रदेश है ना। फरह मथुरा में इसका क्या है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, मथुरा में। बात करूं करनाल की, तो करनाल में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है, करनाल में भैंस अनुसंधान संस्थान। बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में भेड़ अनुसंधान संस्थान स्थित है ना। एक बार फिर से, करनाल में भैंस अनुसंधान संस्थान, मथुरा में बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। और बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में भेड़ अनुसंधान संस्थान स्थित है। याद रखना, सब IMP हैं, इनको स्टार लगा के रखते चलना। वेरी IMP ये सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। गाय के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो गाय के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए देखते हैं, 205, की ऑप्शन बी 120, की सी 180, की 400। तो इसका 205 यानी ऑप्शन ए की बात करूं तो 205 हड्डी किसके में होती हैं? तो घोड़े के में 205 हड्डी पाई जाती हैं। ठीक है, घोड़े में 205 हड्डी पाई जाती हैं। बात करूं ऑप्शन बी की, 120 किसमें? मुर्गी में 120 हड्डी पाई जाती हैं। ठीक है, मुर्गी में 120 हड्डी पाई जाती हैं। बात करूं क्वेश्चन नंबर या सॉरी ऑप्शन नंबर सी की, तो 180 गाय में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गाय में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 180 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर चौथा गलत है, इसमें कोई मतलब नहीं है इसका। तो ऑप्शन ए देखते हैं, 205 हड्डी घोड़े में। ऑप्शन बी 120 हड्डी मुर्गी में। ऑप्शन सी गाय में 180 हड्डी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय में कितनी हड्डी होती हैं? 180 हड्डी होती हैं। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ दिया है, भारत में कृत्रिम गर्भाधान किस सन में शुरू हुआ था? ठीक है, भारत में कृत्रिम गर्भाधान किस सन में शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए देखते हैं 1939 की, ऑप्शन बी 1940 की, ऑप्शन सी 1941 की, ऑप्शन सी डी ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1939 में भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान शुरू हुआ था। और बता दूं, भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा यह कृत्रिम गर्भाधान शुरू किया गया था? तो डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा भारत में कृत्रिम गर्भाधान शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 1939 को शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ शुरू हुआ था? तो मैसूर में शुरू हुआ था। ठीक है, ये सब आईएमपी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। ये आने की पूर्ण संभावना है, इनको एक कॉपी में स्टार बनाते हुए लिखते चलो। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, भारत में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत किस सन में हुई? तो डॉक्टर 1939 में हुई। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1939 में हुई। किसके द्वारा हुई? तो डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा हुई। कहाँ हुई? तो मैसूर में हुई। और कब हुई? तो 1939 में हुई। ठीक है, आईएमपी ये सब इनको स्टार बना के रखते चलो। आगे बढ़ते हैं हमारा 20वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं 410 दिन, या ऑप्शन बी 310 दिन, या ऑप्शन सी 286, या ऑप्शन डी 150 दिन, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 310 दिन कितना? 310 दिन भैंस का गर्भकाल दिन होता है। 310 दिन यानी कि 10 महीने 10 दिन। ठीक है, 10 महीने 10 दिन या 310 दिन। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करूं 410 दिन किसका गर्भकाल होता है? तो ऊंट का गर्भकाल होता है। 410 दिन ऊंट का गर्भकाल होता है। ऑप्शन सी की बात करूं 286 दिन, तो गाय का गर्भकाल 286 दिन का होता है। ऑप्शन डी की बात करूं तो 150 दिन किसका गर्भकाल होता है? तो ये होता है भेड़ और बकरी दोनों का 150 दिन गर्भकाल होता है। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर से बात करते हैं। ऑप्शन ए की बात करूं 410 दिन किसका? ऊंट का या ऊंटनी का। ठीक है, बात करूं 310 दिन तो भैंस का गर्भकाल होता है। 286 दिन बात करूं तो गाय का गर्भकाल होता है इतना 286 दिन। बात करूं 150 दिन तो 150 दिन भेड़ और बकरी का गर्भकाल होता है। ये सब याद रखना, आईएमपी है, पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 310 दिन। 310 दिन इज द राइट आंसर। सी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।